Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we have a topic to discuss. The topic is socio-culture change and educational reorganization. इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि सोशियो कल्चर चेंज होने से एजुकेशन रिओर्गेनाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है, मतलब किस प्रकार से समाज में परिवर्तन आ रहा है और शिक्षा उससे किस प्रकार प्रभावित हो रहा है और उसको रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। ऐसा देखा जाता है कि समाज में लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहता है, चाहे वह लिविंग स्टैंडर्ड में हो, रहन सहन का तरीका, खान पान का तरीका, बात व्यवहार, बोलचाल, ये सब कुछ एक समय के साथ बदलते जाता है और 10 से 20 साल के अंदर एक नए तरीके का समाज विकसित हो जाता है। उदाहरण के लिए आज से 40 साल पहले या आज से 30 साल पहले का जो भारत था, आज का भारत उससे बिल्कुल डिफरेंट है। पहले देखा जाए तो समाज में गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते थे या कम आय वाले लोग ज्यादा रहते थे। समाज में एक घर में जॉइंट फैमिली हुआ करता था और उस फैमिली में 8 से 10 बच्चे होते थे। लेकिन आज का समाज, अभी का समाज बिल्कुल अलग है। अब न्यूक्लियर फैमिली का समय है और एक परिवार में एक या मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं। परिवार भी छोटा सा होता है, रहन सहन भी बिल्कुल रिजर्व टाइप का हो गया, मतलब लोग अपने तक ही सीमित रहते हैं। आसपास पड़ोस में क्या हो रहा है सोसाइटी में उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम भी बदलता जा रहा है। जैसे अगर 30-40 साल पहले की बात करें तो घर में ही एक कोई व्यक्ति टीचर के रूप में बच्चों को बैठाकर पढ़ाता था, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो पापा हो या माँ हो, कोई भी जो भी घर में बच्चे थे उनको शाम को सब स्कूल से आ गए बैठकर पढ़ना शुरू कर देते और पढ़ाते थे। लेकिन अब घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दे, क्योंकि अपने आप में इतने काम होता है एक व्यक्ति के पास कि बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता। तो आज का सिस्टम क्या खराब है? नहीं, खराब नहीं है। आज के संदर्भ में वो सही है। जैसा माहौल है वैसे ही करना पड़ेगा, जिस तरह की परिस्थितियां वैसे रहनी पड़ेगी। तो आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि सोशियो कल्चर चेंज एंड एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन कैसे इसमें काम करता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन समाज में होने वाले उन परिवर्तन को दर्शाता है जो समय के साथ मान्यताओं, मूल्यों, आदतों और प्रथाओं में परिवर्तन लाते हैं। इन परिवर्तनों को वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सामाजिक कारकों के साथ प्रभावित किया जा सकता है। सोशियो कल्चर चेंज रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ओवर टाइम, often driven by factors like globalization, technological advancement, and political movements. Education play a crucial role in adapting to and shaping these changes, ensuring that individuals are equipped with the skill and knowledge needed to affect the evolving societies. इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में जो भी चेंजेस होते हैं उसके अनुसार एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उन चीजों का यूज करना चाहिए जो सोसाइटी में अवेलेबल है। आज से बात की जाए 20-25-30 साल पहले की, उस समय हमारे पास ना लैपटॉप था, ना कंप्यूटर था, ना स्मार्टफोन था। उस समय बस एक ही 2 चीज थी, किताब, कॉपी, ब्लैक बोर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टीचर्स। लेकिन अब टीचर्स का इंपॉर्टेंस उतना नहीं रह गया जितना कि इन चीजों का है। डिजिटली लैपटॉप्स, स्मार्ट बोर्ड्स, इन सब ने जो टीचर्स है उसके इम्पोर्टेंस को कम कर दिया है। कम कर दिया मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि टीचर्स के बिना एजुकेशन हो सकता है। कम कर दिया कहने का मतलब है कि टीचर्स के पास बैठकर पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि टीचर कहीं भी रहे और हम कहीं भी रहे पढ़ाई कर सकते हैं। इससे क्या होते हैं, बच्चे मार खाने से बच जाते हैं। पहले टीचर्स बहुत मारने वाले होते थे, आजकल टीचर बहुत प्रेम से पढ़ाते हैं। तो अब एजुकेशन प्रोवाइड करने का सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है। एजुकेशन शिक्षा
समाज में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब एजुकेशन से ही सोसाइटी में डेवलपमेंट आता है, सोसाइटी में चेंजेज आते हैं। तो देखते हैं कि एजुकेशन किस तरह से सोसाइटी को बदल रहा है और किस तरह से ये लिविंग स्टैंडर्ड को एडवांस बना रहा है। एजुकेशन इज ए पावरफुल फोर्स इन शेपिंग सोसाइटीज एंड ड्राइविंग स्कूल चेंजेज, driving social changes. It influences individuals' perspective, foster critical thinking, and equips people with the knowledge and skills needed to challenge outdated norms and embrace progress. शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है, उनके विचारों को विकसित करती है और उन्हें सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरित करती है। अर्थात एजुकेशन रहेगा तो लोग सोच पाएंगे क्या करना अच्छा है, किससे हमारा समाज विकसित होगा, किससे हम विकास कर पाएंगे अपना, किससे देश का विकास हो पाएगा और किससे समाज में सुधार लाया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से समाज को सुधारती है या हम लोग किस प्रकार से अपने को सुधार सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, प्रमोट्स इक्वलिटी। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब एजुकेशन आएगा तो सोसाइटी में इक्वलिटी आएगी। मतलब यहाँ ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति धर्म, ये सब भेदभाव खत्म होंगे। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा ये चीजें खत्म होने लगेंगी और समाज अपने आप में विकसित होगा और एक दूसरे के मदद से हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। पॉइंट नंबर 2, इनकरेज इनोवेशन, नवाचार को प्रोत्साहन। जब समाज शिक्षित होगा, समाज में शिक्षा आएगी तो लोग नए नए विचारों से अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। समाज में नयापन आएगा, बहुत सारे चीजों का उत्पत्ति होगी, बहुत सारे चीज उसमें बनेंगे जो हमारे लिए यूजफुल हो और समाज को सुधारा जा सके। पॉइंट नंबर 3, एम्पावर्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का अर्थ ऐसे ग्रुप से है, ऐसे लोगों से है जो मुख्य धारा से नीचे चलते हैं, मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है पूर्ण रूप से, या एक गरीबी रेखा या उससे नीचे या गरीबी रेखा के ऊपर निवास करते हैं। ऐसा ग्रुप का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि किसी तरह से वो लोग अपना रोजगार कर लें, कमा के खा लें, इतना ही काफी है उनके लिए। और वो कोशिश करते हैं कि घर में मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा हो और वो जल्दी से जल्दी अर्निंग शुरू कर दें। उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता, समाज में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है, केवल उनको अपनी रोजी रोटी और कमाने खाने से मतलब है। अब अगर ये चीज बहुत लंबा चला तो ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी में एजुकेशन की भारी कमी आ जाए। इसलिए मार्जिनलाइज ग्रुप को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन ऐसे लोगों के लिए शिक्षा प्रोवाइड करता है, उन समुदायों को शिक्षित करता है, जागरूक बनाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। इससे सोसाइटी में डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। पॉइंट नंबर 4, चैलेंजेस। पॉइंट नंबर 4, चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स। समाज में कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, ऐसे चैलेंजेस हैं जो समाज में विकास में बाधा पहुंचाती है। इन कुरीतियों को, इन चैलेंजेस को दूर करने से समाज में विकास हो सकता है। ये कुरीतियां कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला है अंधविश्वास। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो उनके अंदर अंधविश्वास बहुत ज्यादा होगा। भूत प्रेत, ओझागुनी, झाड़ फूक, ये सब पर लोग विश्वास ज्यादा करेंगे। बाल विवाह। बाल विवाह का अर्थ हुआ कि एक उम्र से पहले विवाह कर देना, जिसमें किसी को पता ही नहीं होता, जिनका शादी कराया जाता है पता ही नहीं होता कि विवाह क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना चाहिए। ये भी एक समस्या है।
जातिवाद की समस्या, सामाजिक और भी बहुत सारी बुराइयां हैं जो एजुकेशन के साथ साथ बहुत ज्यादा परिवर्तित हुई है और समाज सुधार की ओर है। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। अगर समाज शिक्षित होगा तो वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेगा, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों को रोकना चाहिए, ये सब हमें पता होगा। अगर शिक्षित ही नहीं होगा तो हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए समाज सुधार में इसका भी, ये इन सब चीजों को रोकने में शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल है। आगे देखते हैं शिक्षा पर सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव, इम्पैक्ट सोशल चेंज इन एजुकेशन। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहला चीज है कि समाज में परिवर्तन समय के साथ आते रहा है। जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, शिक्षा प्रणाली की नई आवश्यकता और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मतलब एजुकेशन का प्रोवाइड करने का सिस्टम भी बदल रहा है। समाज में जो बदलाव आ रहा है उससे एजुकेशन भी बदलते जा रहा है। एजुकेशन प्रोवाइड करने का तरीका बदल रहा है, एजुकेशन की जरूरतें बदल रही है। तो अब इन चीजों का क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, शिक्षा पर का क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है क्यूरिकुलम इवोल्यूशन, पाठ्यक्रम में बदलाव। जो सबसे पहला परिवर्तन आया है वो आया है पाठ्यक्रम में बदलाव। मतलब पढ़ाने का जो सिस्टम है, जो सिलेबस है, उसको वैसे बदल दिया गया। पहले एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बुक्स, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, कॉपियां इतनी काफी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैक्सिमम चीज डिजिटल हो गई है। बुक्स डिजिटली अवेलेबल है, लाइब्रेरी डिजिटल अवेलेबल है, पर्यावरण जो है अध्ययन का बदलते जा रहा है। और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बुक से नहीं पढ़ सकते थे या उसके टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, उन चीजों को हम ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से सीखते जा रहे हैं। तो जो कुरिकुलम है वो बहुत बदल गया है और अब बच्चे कुछ सिलेबस तक ही बंधे हुए नहीं है। सिलेबस के साथ साथ और भी चीजों को ऐड किया गया। इसमें खेल कूद है, इसमें कुछ ऐसा चीज एक्स्ट्रा सीखने वाली चीजें हैं जो स्किल डेवलपमेंट कर सके, इन चीजों को भी जोड़ा गया है। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज एक्सेस एंड इंक्लूसिविटी, सुलभता और समावेशिता। शिक्षा में अब हर वर्ग के लोगों को या हर वर्ग के स्टूडेंट को शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसको ऐसे जगह तक पहुंचा दिया गया जहां पर से स्कूल आना संभव नहीं हो पाता स्टूडेंट को। अब उन जगह पर भी एजुकेशन को पहुंचा दिया गया डिजिटल के सपोर्ट के माध्यम से। दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं लैंगिक असमानता थी कि लड़कियां हैं तो स्कूल नहीं जाएंगी, तो अब ऑनलाइन के माध्यम से लड़कियां भी घर बैठे पढ़ सकती है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं, समाज में बहुत सुधार आया है। अब लड़के लड़कियां एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, किसी तरह की अब समस्या नहीं आती और समाज में लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं कि इस अब समय की जरूरत है, इसको होना भी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, तकनीकी एकीकरण। टेक्नोलॉजी हमेशा डेवलप करते जा रहा है, उसके अनुसार शिक्षा प्रोवाइड करने का तरीका भी बदलते जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, एआई आधारित शिक्षा उपकरण पारंपरिक शिक्षण विधियों को बदल रहे हैं। मतलब जो पहले हम लोग बुक्स से और कॉपी से पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड से पढ़ते थे, अब ऑनलाइन एजुकेशन से प्लेटफॉर्म बदल गया। अब एआई से पढ़ाई हो रही है, अब डिजिटल सिस्टम बढ़ते जा रहा है और फिजिकल सिस्टम धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, पॉलिसी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, नीति और संरचनात्मक सुधार। सरकार धीरे धीरे शिक्षा पर विशेष जोर दे रही है ताकि सामाजिक प्रगति हो सके और सामाजिक प्रगति के अनुरूप ही शिक्षा को की नीतियां बनाई जा रही है। अभी NEP 2020 एक नया सिस्टम है जिसके अनुसार ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही चीजों को घर घर तक और हर बच्चे तक पहुंचाया जा सकता है।
पॉइंट नंबर 5, कल्चरल एडेप्टेशन, सांस्कृतिक अनुकूलन। हमारा जो समाज है, इस समाज में केवल एक संस्कृति नहीं है, इस समाज के अंदर छोटी बड़ी बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ रहती है और सबका विचार, सबका सोच, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन का सिस्टम ऐसा बनाया गया कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, तो एजुकेशन सबको बराबर मिल सके। आगे देखते हैं कि एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है, शिक्षा पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों है। शिक्षा पुनर्गठन की आवश्यकता समाज की बदलती आवश्यकताओं, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए बढ़ती जा रही है। शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, समावेशी और आधुनिक बनाने के लिए पुनर्गठन आवश्यक है। आज का जो समाज है, उस समाज में हम उन सब चीजों का यूज करते हैं जो हमारे देश में अवेलेबल है, और जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है उसको हम दूसरे देश से इंपोर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली जो हमारे देश में एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, उन चीजों को हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं और वहां से उन चीजों को ले आते हैं जो हमारे देश में नहीं, उन्हें हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सब चीजों से आज के दौर में हमारी आवश्यकताएं बदल गई है। जिन चीजों की आवश्यकता हमें पहले थी वो तो है ही, लेकिन आज के दौर में आवश्यकताएं पहले से काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि आज का दौर जो है एआई का जमाना है, डिजिटल साक्षरता है, सतत विकास है। जो इन सब विषयों को पाठ्यक्रम में, सिलेबस में शामिल करना आवश्यक हो गया है। जो चीजें आज चल रही है, अगर उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल ना किया जाए और पुरानी पद्धति से ही एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, तो एजुकेशन का जो लेवल होगा वो बहुत ही पुराना हो जाएगा और स्टूडेंट आज के परिप्रेक्ष्य में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन चीजों को सिलेबस में जोड़ना आवश्यक हो गया है। इसलिए शिक्षा का पुनर्गठन आवश्यक है, एजुकेशन का रीऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, ब्रिजिंग इनइक्वलिटी गैप्स, समानता और समावेशन। शिक्षा प्रणाली को सभी वर्गों तक पहुंचाना जरूरी है। शिक्षा प्रणाली को सभी वर्गों तक पहुंचाना जरूरी है। यहाँ पर अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति, इन सब चीजों की बात नहीं करनी चाहिए और एजुकेशन सबके लिए बराबर होना चाहिए ताकि सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। इसलिए एजुकेशन में रीऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, शिक्षा का पुनर्गठन जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी प्रगति। समय के साथ साथ तकनीकी में काफी विकास हुआ है। अभी शिक्षा ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन होने लगा है, लर्निंग ई लर्निंग में बदल गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हावी हो गया है। तो इन चीजों को एजुकेशन के साथ जोड़ देने से एजुकेशन का सिस्टम जो है वो एडवांस हो जाएगा और स्टूडेंट भली भांति चीजों को समझ पाएंगे और आगे काम कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, पॉलिसी एंड करिकुलम अपडेट्स, नीति और पाठ्यक्रम में सुधार। सरकार का नीति एजुकेशन में समय समय पर बदलता रहता है। अभी जो है NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये लागू है जो 5334 के अकॉर्डिंग काम करता है। 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल। पुराने पाठ्यक्रम को हटाकर नई चीजों को उसमें जोड़ा गया और नई चीजों के अनुसार उसमें साइंस, एथिक्स, ग्लोबल सिविलाइजेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप, इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि हम देश के साथ साथ विदेशों में भी अपना वर्चस्व बरकरार रख सकें। पॉइंट नंबर 5, इंप्रूविंग टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों को सुधारना। पहले जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका था वो बहुत आसान था। टीचर्स बुक्स लेकर बैठते थे और ब्लैक बोर्ड पर कुछ चीजें लिखते थे और उन चीजों को
स्टूडेंट के सामने एक्सप्लेन करते थे। स्टूडेंट्स उन चीजों को रट कर टीचर्स को सुनाते थे या लिख कर कॉपी में दिखा देते थे, बस इतना ही था एजुकेशन। लेकिन ये सिस्टम काफी नहीं है। स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टूडेंट खुद ही पढ़ सकता है अब, क्योंकि उनके पास पढ़ने सीखने के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं। वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट किसी सॉफ्टवेयर से टीचर से कांटेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं से भी इकट्ठा करते हैं। लेकिन टीचर्स अगर अपने सिस्टम से ही पढ़ाना शुरू करें, पुरानी पद्धति से पढ़ाना शुरू करें, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि रटाने के अलावा उसे एनालिटिकल स्टडी कराया जाए, उसे कॉम्पिटिटिव स्टडी कराया जाए, ताकि उनके पास जो प्रॉब्लम्स आए उसका सॉल्यूशन निकाल सके और उसे सीखने में मजा आए। टीचर्स को अपना पढ़ाने का तरीका, अपना मेथड बदलना पड़ेगा। टीचर्स को टीचर बन के नहीं रहना है कि हमें बहुत कुछ आता है, हम तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। टीचर्स को ये ऐसा होना चाहिए कि वो नई नई चीजों को खोज कर बताए कि तुम्हें कहाँ से कौन सी चीजें मिल पाएगी और तुम्हें कौन सी चीजें सीखने से तुम्हें फायदा होगा। जब इस तरह से टीचर अपना टीचिंग स्टैंडर्ड चेंज करेगा, स्टूडेंट भी मजे से पढ़ेंगे और सीख पाएंगे। आई होप आज क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने सुझाव हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।